हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए सेकेंड सेमेस्टर से पॉलिटिकल थियरीज एंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और ये जो पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट में जो विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं, यह सभी टॉपिक एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी समाहित है। एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सहभागिता इत्यादि जैसे विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं। और यह बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में भी दिया गया है। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 5 में ये विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं जो मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इस पेपर के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राजनीतिक विकास के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एमए के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी टॉपिक है और यह बीए के सेकेंड सेमेस्टर का भी एक टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। जैसा कि विभिन्न विशेषताओं को मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है और आप लोगों को समझने के लिए काफी आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम आधुनिकीकरण को लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन, यह मॉडर्नाइजेशन है क्या, आधुनिकीकरण है क्या। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा, तकनीकी, औद्योगिकरण के कारण मानव समाज के पुराने मूल्य, संस्कृति, व्यवहार और विचारों का नए सामाजिक मूल्यों में, नए संस्कृति में, नए व्यवहारों में परिवर्तन हुआ है। यानी कि जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं, परंपरागत संस्कृतियां हैं, उन परंपरागत संस्कृतियों का तेजी से परिवर्तन हुआ है, बदल रहा है, परिदृश्य बदल रहा है, लोगों का रहन सहन बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, लोगों की शैली बदल रही है, लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो रही है। तो जब पुराने मूल्यों का, पुराने मूल्यों का नए मूल्यों में परिवर्तन होता है तो उसको हम आधुनिकीकरण के रूप में जानते हैं। हम देख रहे हैं कि जब हमारे समाज में विभिन्न तकनीकी आई है तो इन तकनीकियों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और सामाजिक परिवर्तन होने के साथ साथ विकास भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है। तो इस आधुनिकीकरण के कारण सभ्यता में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकरण, साक्षरता। आज लोग पढ़ लिख रहे हैं, यानी कि साक्षरता दर बढ़ रही है और आर्थिक साधन बढ़ रहे हैं, जनसंचार की सुविधाएं बढ़ रही हैं, सामाजिक गतिशीलता बढ़ रही है और जनता का राजनीतिक और प्रशासकीय कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है। जनता का राजनीतिक और प्रशासकीय कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में या विश्व में, हमारे देश या पूरे विश्व में हम ले सकते हैं, पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ है, संरचनाओं में परिवर्तन हुआ है, यानी कि उस क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है, परिवर्तन हुआ है। तो इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। तो जिस तरह से मानव सभ्यता, संस्कृति का विकास होता है, मानव सभ्यता के मूल्यों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से राजनीतिक मूल्यों और संरचनाओं में भी परिवर्तन होता है। राजनीतिक मूल्यों और संरचनाओं में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि परंपरागत राजनीतिक समाज से वह आधुनिक राजनीतिक समाज में परिवर्तन करता है। परंपरागत राजनीतिक समाज के कार्यों में, व्यवहारों में, राजनीतिक मूल्यों में, सहभागिता में इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहले राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी और राजा के प्रति वहां के नागरिकों की निष्ठा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकरण के द्वारा, तकनीकी क्रांति के द्वारा, लोकतंत्र की क्रांति के द्वारा विभिन्न परिवर्तन हुआ और राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं किसमें परिणित हो गई? लोकतंत्री शासन व्यवस्थाओं में परिणित हो गई। लोकतंत्री यानी कि डेमोक्रेसी आ गई। मोनार्की की जगह अब क्या हो गया है? डेमोक्रेसी हो गया है। करीब पूरे विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्री शासन ही विद्यमान है, किसी न किसी रूप में विद्यमान है।
हालांकि कुछ ऐसे देश अभी भी हैं जहां पे मुनारकी शासन प्रणाली अभी भी चली आ रही है, लेकिन मुनारकी शासन प्रणाली रहते हुए भी वहां लोकतंत्री शासन व्यवस्था के गुण भी देखे जा सकते हैं। तो जब राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन विभिन्न विषयों में परिवर्तन होता है, विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, तो इसी परिवर्तन को हम राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम देते हैं। यही परिवर्तन यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन ही क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण है। जैसा कि जो आधुनिकीकरण है यह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, मानव के जीवन से संबंधित है, मानव के रहन सहन से संबंधित है और विभिन्न मानव के हर गतिविधियों से संबंधित है। आधुनिकीकरण यानी कि मानवीय सभ्यता का प्रगति, मानवीय सभ्यता की प्रगति हुई है, संस्कृति की प्रगति हुई है, यानी संस्कृतियों में परिवर्तन हुआ है, उनके मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। तो आधुनिकीकरण जो है यह मानव के विविध क्षेत्रों से संबंधित है और जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है यह आधुनिकीकरण का ही एक हिस्सा है। आधुनिकीकरण का ही एक हिस्सा है। जैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को ले सकते हैं, सामाजिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण, आर्थिक आधुनिकीकरण, शैक्षणिक आधुनिकीकरण, शैक्षणिक आधुनिकीकरण, यानी कि हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण विभिन्न क्षेत्रों से समाहित है और उन्हीं क्षेत्रों में एक विषय है क्या? राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो प्रायः हम सभी लोग राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास समझ लेते हैं, लेकिन राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में बहुत ही अंतर है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो विषय है वह बहुत व्यापक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का विषय बहुत ही व्यापक है। जैसा कि कोलमैन का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण परिवर्तनशील समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। इस प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहारों और उपव्यवस्था में परिवर्तन होता है और विभिन्न उपव्यवस्था में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से कोलमैन क्या कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वह राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन है, प्रक्रियाओं में परिवर्तन है, विविध क्षेत्रों में परिवर्तन है, उपव्यवस्थाओं में परिवर्तन है। इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में जब परिवर्तन होते हैं तो उसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को समझते हैं। मैं इस वीडियो में 3 परिभाषाओं को केवल बताऊंगा, कोलमैन, हंटिंगटन और लुसियन पाई। आप इन 3 परिभाषाओं को याद कर लीजिए और परीक्षा में इसको लिख सकते हैं। कोलमैन की परिभाषा। कोलमैन का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके, यानी समाज में जो उठने वाली मांग है उन मांगों का मुकाबला कर सके। तो राजनीतिक संस्था या राजनीतिक ढांचा में पूर्ण रूप से जब परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन इतना सक्षम होता है कि राजनीतिक समाज से उठने वाली मांगों का मुकाबला कर ले, तब उसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण है। इसी तरह से हंटिंगटन कहते हैं, हंटिंगटन का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों से है, यानी कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है यह क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। इसका संबंध मानव के चिंतन से, मानव के गतिविधियों से, विभिन्न क्षेत्रों से इसका संबंध है। वहीं लुसियन पाई कहते हैं, लुसियन पाई के अनुसार शासकीय निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता को ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। जो शासकीय यानी कि शासकीय निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता, उस राजनीतिक समाज में इतनी क्षमता हो कि वो शासकीय निर्णय को प्रभावित कर सके विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, तब उसको हम, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। इस तरह से परंपरागत राज व्यवस्थाओं का आधुनिक राज व्यवस्था में परिवर्तन ही क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण है। और इस परिवर्तन और इसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन होता है, सत्ता के संरचनाओं में परिवर्तन होता है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है, इत्यादि विविध क्षेत्रों में परिवर्तन होता है और राजनीतिक व्यवस्था में नई नई तकनीकें और राजनीतिक व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में हम क्या करते हैं? नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नए नए राजनीतिक व्यवहारों का प्रयोग करते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होता है, सबकी भागीदारी होती है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और विभिन्न माध्यमों से
राजनीतिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अब राजनीतिक व्यवस्था का कोई एक रूप नहीं होता है, उसका विभिन्नीकरण होता है, विभेदीकरण होता है, विशेषीकरण होता है और विभिन्न संस्थाएं होती हैं। उन सभी संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक क्रियाकलापों को कार्य रूप में परिणित किया जाता है, राजनीतिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे हम परंपरागत समाज में देख सकते हैं कि परंपरागत समाज में एक ही राज व्यवस्था होती थी, यानी कि राजतंत्रिक व्यवस्था होती थी और सामंतवादी प्रणाली होती थी। और जो राजा शासन करते थे वह सामंतों के माध्यम से करते थे और राजा पूरे देश में शक्तिशाली होता था, सामंत अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होता था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लोकतंत्र की लहर उठती है और लोकतंत्र की लहर ने पूरी राज व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। अब न केवल राजा शक्तिशाली होता है, न केवल सामंत शक्तिशाली होता है, बल्कि जनता की सहमति से चलने वाली सरकारों का गठन होता है, जनता की सहमति से, और जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। जैसे कि परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक ही व्यक्ति में निहित होती है या एक ही संस्था में निहित होती है। लेकिन आधुनिक राज व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और विभिन्न क्षेत्रीय स्तर की संस्थाएं होती हैं, विभिन्न लोग होते हैं। इन सब का योगदान राजनीतिक व्यवस्था में सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि अब जो नीति निर्माण होता है वह जन सहमति से होता है, जन सहभागिता होती है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं उस आधुनिकीकरण में पाई जाती हैं, यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आधुनिकीकरण में मानव सभ्यता में परिवर्तन होता है, मानवीय मूल्यों में परिवर्तन होता है, मानवीय संस्कृति में परिवर्तन होता है, उनके रहन सहन, आचार व्यवहार, उनके विचारों में परिवर्तन होता है, इसी तरह से राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इत्यादि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आइए हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को इसकी विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण है क्या। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा बताई गई हैं, जिनमें कि आइजनस्टाड हैं और आमंड और पावेल हैं। आइजनस्टाड ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला है कार्यों व संस्थाओं में उच्च मात्रा में विभिन्नीकरण। कार्यों व संस्थाओं में उच्च मात्रा में विभिन्नीकरण, यानी कि जो कार्य होते हैं, जो राजनीतिक संस्था होती है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में यानी कि राजनीतिक संस्थाओं में व्यापक स्तर पर परिवर्तन होता है, यानी कि विभिन्नीकरण होता है। अब कोई भी एक संस्था सारे कार्यों को संपादित नहीं करती है, विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जो कार्य करती हैं। जैसे कि कार्यपालिका प्रशासन करती है, व्यवस्थापिका विधि निर्माण करती है, न्यायपालिका न्यायिक संबंधी कार्य करती है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन क्या करता है, वह चुनाव कराता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं और विभिन्न कार्य करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं कि राजनीति का आधुनिकीकरण हो रहा है। तो और कार्यों का भी विभिन्नीकरण होता है कि एक कार्य एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से प्रशासनिक व राजनीतिक संगठनों का विस्तार होता है। जो प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन होते हैं उनकी गतिविधियों का विस्तार होता है, यानी कि अब वह किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि उनका जो विस्तार होता है पूरे एरिया में होता है। यानी पूरे एरिया का मतलब पूरे देश में होता है। पूरे देश में अब राजनीतिक गतिविधियां संपादित की जाती हैं। प्रशासनिक कार्य होते हैं और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वह बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक कार्य होते हैं, यानी प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं और राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा प्रशासन को विभिन्न आदेश दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं सौंपी जाती हैं। उन्हीं योजनाओं के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते रहते हैं, जिससे कि उस समाज का विकास होता है। और वहीं तीसरा है समाज की अंतर्निहित
समाज की अंतर्निहित शक्ति का अधिकाधिक समूहों तथा वयस्क नागरिकों तक विस्तार। यानी कि जो अंतर्निहित शक्ति होती है समाज की, यानी कि समाज की शक्ति के द्वारा ही सत्ता का निर्माण होता है। और इस सत्ता के निर्माण में भागीदारी किसकी होती है? पूरे नागरिकों की होती है, पूरे नागरिकों की होती है। यानी कि अंतर्निहित शक्ति जो होती है समाज की, तो वो समाज की अंतर्निहित शक्ति का विस्तार होता है, पूरे नागरिकों में विस्तार होता है। जितने भी समूह होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं, सब में विस्तार होता है और उन्हीं के द्वारा सत्ता निर्माण किया जाता है। उन्हीं के द्वारा नीतियों को समर्थन मिलता है। उन्हीं के द्वारा निर्णय निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को समर्थन मिलता है और उन्हीं के द्वारा जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसको एक्सेप्ट किए जाते हैं। इस नागरिकों और सामाजिक समूहों के द्वारा ही सब एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आइजन स्टार्ड ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की यह 3 विशेषताएं बताई हैं। आइए अब देखते हैं आमंड एवं पावेल की विशेषता। आमंड और पावेल कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत लौकिक सत्ता की वृद्धि होती है और शक्ति का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण, यानी कि जो शक्तियां होती हैं वह एक केंद्र में समाहित होती हैं। शक्तियां एक केंद्र में समाहित होती हैं। लौकिक सत्ता की वृद्धि, लौकिक सत्ता का मतलब होता है कि नागरिकों की सत्ता में भागीदारी। और सत्ता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो राजनीति में नागरिकों की भागीदारी होती है और राजनीतिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं और इनके द्वारा लौकिक सत्ता की वृद्धि होती है और जो शक्ति होती है वह केंद्र में समाहित हो जाती है। शक्ति कहां समाहित होती है? एक केंद्र में समाहित होती है। यानी कि एक केंद्र में समाहित होने का तात्पर्य है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जो कि उस देश का प्रशासन करती है, उस देश का शासन करती है। और उस केंद्रीय शक्ति का निर्माण भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता के सम्मत से ही केंद्रीय शक्ति जो होती है वह कानून बनाती है, नियम बनाती है, शासन करती है। वह जनता के विपरीत कोई कार्य नहीं करती है। तो इस तरह से लौकिक सत्ता की वृद्धि होती है और जो शक्तियां होती हैं वह केंद्रीय सत्ता में निहित होती हैं। दूसरा है राजनीति में लोगों की सहभागिता। राजनीति में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होने लगती है। परंपरागत समाजों में राजनीति में लोगों की सहभागिता नहीं होती थी। लोग केवल अपने व्यवसायों से ही सीमित होते थे, अपने व्यवसायों तक ही सीमित होते थे। उनकी राजनीति में भागीदारी नहीं थी। यानी कि राजनीति में क्या हो रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं था। जैसे हम परंपरागत समाज में देख सकते हैं, राजतंत्री व्यवस्थाओं में देख सकते हैं, या ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था में देख सकते हैं, मुगल कालीन शासन व्यवस्था में देख सकते हैं कि जनता को कोई मतलब नहीं होता है कौन शासन कर रहा है, शासन किस तरह से किया जा रहा है, किस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही है, कोई मतलब नहीं होता। यानी कि शासन का जो अल्पसंख्यक भाग होता है वह तो विरोध करता है, वह तो जानता है, लेकिन बहुसंख्यक जनता जो होती है बहुसंख्यक जनता रहती है, लेकिन जो बहुसंख्यक जनता होती है वह उदासीन रहती है इस सब मामलों से। तो ऐसे में राजनीति में लोगों की सहभागिता बढ़ने लगती है। जैसे आज हम देख सकते हैं कि राजनीति में लोगों की सहभागिता बढ़ रही है, केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर और यहां तक कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि लोगों की सहभागिता बढ़ी है। लोग राजनीति में इन्वॉल्व हुए हैं। लोग सरकार का विरोध भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। केवल राजनीतिक सहभागिता से यह मतलब नहीं होता है कि राजनीति में सभी लोग भाग लें या राजनीति में सबकी भागीदारी हो, बल्कि राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य यह भी होता है कि जो सरकार गलत कार्य करे, गलत नीतियां बनाए, उसका विरोध भी किया जाए, उसकी आलोचना भी किया जाए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि सत्ता परिवर्तन हो सके। इसी को हम संपूर्ण राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। यानी कि जनता को सरकार के ऊपर पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए और सरकार क्या कर रही है, उसकी गतिविधियां क्या हैं, वह किस प्रकार के निर्णय ले रही है, कैसे कार्य कर रही है, कैसी योजनाएं बना रही है, इन सब पर पैनी नजर रहनी चाहिए। यानी कि जनता सरकार के प्रत्येक कार्यों में इन्वॉल्व हो, प्रत्येक कार्यों पर नजर रखे, प्रत्येक कार्यों में इन्वॉल्व हो और प्रत्येक कार्यों में नजर रखे। इसको हम संपूर्ण राजनीतिक सहभागिता कर सकते हैं। हम केवल वोट दे देते हैं तो ये हमारी राजनीतिक सहभागिता नहीं है, बल्कि हमें अच्छा बुरा या उचित अनुचित का भी ज्ञान होना चाहिए, सरकार का समर्थन भी करना चाहिए, सरकार के गलत कार्यों का विरोध भी करना चाहिए। तो ये होती है जन सहभागिता या राजनीति में लोगों की सहभागिता।
तीसरा है संरचनात्मक विभिन्नीकरण। जो राजनीति की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, वह संरचनाएं जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशियरी हो गया और इसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनका विभिन्नीकरण होता है, यानी कि भिन्न भिन्न संरचनाएं होती है, कोई एक संरचना नहीं होती है। जिस तरह से परंपरागत समाज में एक ही संरचना होती है, एक ही संरचना होती है, वह सारे कार्यों को संपादित करती है। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। नवीन सामाजिक संगठन और विभिन्न संरचना होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के नए नए सामाजिक संगठन भी होते हैं, सामाजिक संगठन भी होते हैं, राजनीतिक संगठन भी होते हैं। जैसे हम दबाव समूह को ले सकते हैं, सामाजिक संस्थाओं को ले सकते हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को ले सकते हैं, सामाजिक संगठनों को ले सकते हैं, विभिन्न जाति संगठन हो सकते हैं, धार्मिक संगठन हो सकते हैं, व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, कृषि संबंधित या मजदूर संबंधित संगठन हो सकते हैं, कृषि से संबंधित संगठन हो सकते हैं, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में इत्यादि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के संगठन होते हैं और यह संगठन भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीन सामाजिक संगठनों का उदय होता है, जिनकी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न संगठनों का निर्माण होता है, विभिन्न राजनीतिक संगठनों का निर्माण होता है और यह राजनीतिक संगठन सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती रहती है। जैसे कि राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, क्षेत्र के आधार पर होता है, भाषा के आधार पर होता है, राष्ट्रीयता के आधार पर होता है, इत्यादि विभिन्न आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। और राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? ये इनके प्रकार सत्ता प्राप्त करना। जबकि परंपरागत समाज में राजनीतिक दल नहीं होता है, विभिन्न संगठन नहीं होता है, एक ही केंद्रीय सरकार होती है। उसी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में सभी नागरिक समाज रहते हैं, सभी नागरिक समाज रहते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में अभिजन वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभिजन वर्ग, यह अभिजन वर्ग क्या होता है? ये इलीट क्लासेज जिसको हम कहते हैं, यह अभिजन वर्ग क्या होता है? इसको हम इलीट क्लासेज कहते हैं। यह अभिजन वर्ग जो होता है, यह समाज का ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग होता है जो समाज की दशा और दिशा तय करते हैं, समाज की दशा और दिशा तय करते हैं, यही समाज को दिशा प्रदान करते हैं, यही समाज का नेतृत्व करते हैं। यानी कि एक प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग होता है जिसको समाज सम्मान देता है या नागरिक सम्मान देते हैं और उनकी आज्ञाओं का आदर करते हैं। कुछ प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, कुछ सम्मानित वर्ग होता है, विशिष्ट जन जो होते हैं, यह क्या हो? विशिष्ट जन होते हैं, यह समाज में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है तो यही जो इलीट क्लासेज होते हैं या विभिन्न या विशिष्ट वर्ग होते हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यही लोग राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं और यह राजनीति के विभिन्न व्यवस्थाओं में और यह राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनाओं में परिवर्तन भी करते हैं। यानी कि इलीट वर्ग की भूमिका राजनीति में महत्वपूर्ण होती है और जो शासन किया जाता है यह इलीट वर्ग के, इलीट क्लासेज के द्वारा ही शासन किया जाता है। कहने का आशय यह है कि कोई एक राजा अब नहीं होता है, अब विभिन्न लोग होते हैं जिनकी राजनीति में भागीदारी होती है। हित स्वरूपीकरण का तात्पर्य यह होता है कि विभिन्न हितों का प्रकटीकरण होता है और यह जो विभिन्न हित होते हैं विभिन्न समुदायों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि दबाव समूह, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं, व्यापारिक दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दबाव समूह होते हैं, तो राजनीतिक दबाव समूह होते हैं, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के दबाव समूह होते हैं। ये दबाव समूह के द्वारा अपने हितों का प्रकटीकरण किया जाता है, अपने हितों को प्रकट किया जाता है और हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। इसी तरह से राजनीतिक दल भी हैं, यह भी विभिन्न प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षेत्रीय हितों का, क्षेत्रीय हितों का, आर्थिक हितों का, राजनीतिक हितों का, इत्यादि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेस होता है, प्रेस की भी भूमिका हितों के स्वरूपीकरण में महत्वपूर्ण होती है। प्रेस भी विभिन्न हितों की मांग करते हैं। इसी तरह से विभिन्न सम्मेलन और विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से भी सम्मेलन की मांग की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दलित आंदोलन चलाया गया। राजनीति में पिछड़ों का आंदोलन करने के लिए, पिछड़े वर्ग
को आरक्षण देने की मांग की गई। इसी तरह से महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होने के कारण महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। यानी कि महिलाओं, दलित और पिछड़े वर्ग से संबंधित जितनी भी मांगे उठती हैं, वह सब उन सभी मांगों का प्रकटीकरण होता है और फिर उन सभी मांगों को पूरा किया जाता है और राजनीतिक व्यवस्था में सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो इस राजनीतिक आधुनिकीकरण के द्वारा हित स्वरूपीकरण भी होता है। तो यह सब है आमंड और पावेल का। अब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की सामान्य विशेषताओं को देखते हैं कि सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं इसकी। पहला है राज्य केंद्र में शक्ति का केंद्रीकरण। राज्य या केंद्र में शक्ति का केंद्रीकरण, यानी कि इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र में, राज्य या केंद्र में शक्तियां किसमें केंद्रित हो जाती हैं? एक केंद्रीय सरकार में केंद्रित हो जाती हैं। शक्तियां कहां समाहित होती हैं? एक केंद्रीय सरकार में समाहित होती हैं, या फिर राज्य की जो प्रांतीय स्तर की शक्तियां होती हैं वह प्रांतीय सरकार में समाहित हो जाती हैं और दोनों को अपने अपने मामलों में स्वायत्तता प्रदान की जाती है। स्वायत्तता प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जिस तरह से हम संघात्मक शासन व्यवस्था में देख सकते हैं कि जब संघीय सरकारों का निर्माण होता है तो केंद्र के विषय अलग होते हैं, राज्य के विषय अलग होते हैं। यानी कि जो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार बनाती है। यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, एक केंद्रीय सरकार में, एक राज्य की सरकारों में, राज्य की सरकार में केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का तात्पर्य यह नहीं होता है कि शक्ति की यह निरंकुश हो सकती है, बल्कि सभी लोगों की भागीदारी इस सरकार में होती है, बल्कि सभी लोगों की भागीदारी इस सरकार में होती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सत्ता का समाज में अधिकाधिक पहुंच होना। मध्यकाल में हम देख सकते हैं कि जो राज्य का स्वरूप होता है वह एक पुलिस राज का होता है। यानी कि राज्य को समाज में अधिक भागीदारी, राज्य की समाज में अधिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी। ऐसा माना गया था कि राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे कि व्यक्ति अपनी आत्म सुरक्षा नहीं कर सकता है, समाज की रक्षा नहीं कर सकता है, देश की रक्षा नहीं कर सकता है, राज्य की चोर और डाकुओं से सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो जो नागरिक नहीं कर सकते हैं वह ही राज्य को कार्य करना चाहिए और इसके अलावा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इस विचारधारा में परिवर्तन होता है और राज्यों के भूमिका में भी परिवर्तन होता है। राज्य भी धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगती है। राज्य भी धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगती है। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि राज्य का कार्य जो है वह लोक कल्याणकारी कार्य हो गया है। यानी कि व्यक्ति के पालने से लेकर मृत्यु तक राज्य के कार्य संपादित होते रहते हैं, संचालित होते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर नागरिक राज्य के कार्यों से प्रभावित होता रहता है। यानी कि राज्य का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इन्वॉल्वमेंट हो गया है, अधिक से अधिक हो गया है। पहले अधिक से अधिक नहीं था, क्योंकि इसमें आधुनिकीकरण, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के कार्यों में परिवर्तन हुआ है, उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसकी सहभागिता बढ़ी है। राज्य की भी सहभागिता बढ़ी है, किसके प्रति? नागरिकों के प्रति, उसकी अपने जनता के प्रति बढ़ी है। तो जब सत्ता का समाज में अधिकाधिक पहुंच होता है तब हम आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। केंद्र एवं परिधि में अंतःक्रिया, यहाँ केंद्र और परिधि में अंतःक्रिया, यहाँ हम केंद्र का मतलब मानते हैं, यहाँ हम केंद्र का मतलब सरकार से मानते हैं, सरकार से मानते हैं जो कि केंद्र में होती है, और परिधि का मतलब हम मानते हैं जनता से, जनता, क्योंकि इसके परिधि में कौन होती है? जनता ही होती है। तो केंद्र और परिधि में अंतःक्रिया होती है, सरकार और जनता में अंतःक्रिया होती है। सरकार वही कार्य करती है, सरकार अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य करती है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, सरकार का अस्तित्व बना रहे। यदि सरकार किसी ऐसे प्रकार की कार्य करती है जो कि जिससे कि जनता असंतुष्ट हो जाती है तो जनता आंदोलन भी कर सकती है, विद्रोह भी कर सकती है। जैसे कि समय समय पर विभिन्न समाजों में, विभिन्न देशों में विद्रोहों का स्वरूप देखा जा सकता है, विद्रोह को देखा जा सकता है कि सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है और फिर जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। यानी कि असंतोष उत्पन्न होने पर जनता सत्ता में परिवर्तन कर देती है। तो सत्ता की, यानी कि केंद्र और परिधि में अंतःक्रिया होती रहती है, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, समस्याओं का आदान प्रदान होता रहता है। और केंद्र जो होती है विभिन्न माध्यमों से परिधि के अंतर्गत, यानी कि जनता की समस्याओं का निराकरण करती रहती है, जनता की समस्याओं का निराकरण करती रहती है। नेक्स्ट है परंपरागत सत्ता का पतन। जो परंपरागत सत्ता होती है, जैसे राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं होती हैं, उन राजतंत्री संस्थाओं का पतन हो जाता है और वहां पर निर्वाचित सरकारों का गठन होता है।
और जो हमारे समाज में परंपरागत सत्ता का स्रोत होता है, उन स्रोतों का भी पतन होता है। जैसे कि कुछ लोग वंशानुगत के आधार पर समाज में अपनी पैठ बनाते हैं या समाज में प्रभुत्व स्थापित करते हैं, अपनी संपत्ति के आधार पर समाज में प्रभुत्व स्थापित करते हैं, या फिर चमत्कारिक नेतृत्व के आधार पर समाज में प्रभुत्व स्थापित करते हैं, इत्यादि विभिन्न जो सत्ता के विभिन्न स्रोत होते हैं, वो उन सत्ता के विभिन्न परंपरागत स्रोतों का पतन हो जाता है। परंपरागत स्रोतों का पतन हो जाता है, यानी कि जनता अब किसी विशेष व्यक्ति में या विशेष संस्था में आस्था नहीं रखती है, अब वह कार्यों में आस्था रखती है। जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था उसके लिए कार्य करती है, वह उसी के अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थन करती है या बनाए रखने का पक्ष लेती है, बनाए रखने की पक्षधर होती है। पांचवा हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का विशेषीकरण एवं विभिन्नीकरण। राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं वह अनेकों राजनीतिक संस्थाएं बन जाती, अनेकों राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति होती है, अनेकों राजनीतिक संस्थाओं का गठन होता है, और हर संस्था अपना विशेष कार्य संपादित करती है। जन सहभागिता, इसको भी बता चुके हैं आमंड और पावेल में। जन सहभागिता, राजनीति में लोगों की सहभागिता, जन सहभागिता बढ़ती जाती है, यानी कि लोग सरकार गठन के साथ साथ सरकार की आलोचना भी करते रहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जिस सरकार को वह एक बार सत्ता सौंपते, जिस सरकार को एक बार वह सत्ता सौंपते हैं, दोबारा उसी सरकार को सत्ता सौंपें, बल्कि उनके हितों के आधार पे, सरकार के कार्यों के आधार पे उनकी सोच, उनकी विचारधारा बदलती रहती है। तो जन सहभागिता भी होती रहती है और जनता की राजनीतिक समझ होती है। इसमें सबसे बड़ी इसमें यह बात होती है कि जनता को राजनीतिक समझ होती है, यानी कि जनता अब सोचती है कि सरकार क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी राजनीतिक संस्था क्या क्या कार्य संपादित कर रही है। तो जनता को राजनीतिक समझ आने लगती है, जनता की राजनीतिक सोच विकसित होने लगती है। इस राजनीतिक आधुनिकीकरण में पूर्व के समाज का हम अवलोकन कर सकते हैं, तो देखते हैं कि जनता को बहुत मतलब नहीं होता है, राजनीति से, समाज से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं किसी भी देश में कि जनता को राजनीतिक समझ आने लगती है। जनता सोच समझकर, चिंतन करके, परिस्थितियों का अवलोकन करके और राजनीतिक गतिविधियों का अवलोकन करके, सरकार के कार्यों का अवलोकन करके अपना विचार विकसित कर सकती है कि कौन सी संस्थाएं उत्तम कार्य कर रही हैं और किस संस्थाओं का अस्तित्व होना चाहिए, किस संस्थाओं का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो जनता को राजनीतिक समझ डेवलप होने लगती है। जनता यह खुद निर्णय लेने लगती है कि कौन राजनीतिक दल अच्छा कार्य कर सकता है, कौन राजनीतिक दल कार्य नहीं कर सकता है, और कौन राजनीतिक दल देश को मजबूत कर सकता है, किस राजनीतिक दल के माध्यम से पूरी जनता संगठित हो सकती है, किस राजनीतिक दल का नेतृत्व अच्छा है, कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने देश का नाम कर सकता है। तो इस तरह से राजनीतिक समझ विकसित होने लगती है। वह सोच समझ कर निर्णय लेती है, वह किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है, सोच समझकर निर्णय लेती है। तो इसमें जनता की राजनीतिक समझ विकसित होने लगती है। पूर्व के समाजों में होता है कि एक व्यक्ति के इशारों पर जनता वोट कर देती थी, यानी कि उस गांव का या उस क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति होता था, वह व्यक्ति जिस तरफ इशारा कर देता था उस तरफ वोट कर देती थी, जनता कर देती थी। लेकिन जनता अब अपने विवेक से निर्णय लेती है, अपने विवेक से वोट देती है। नौकरशाही का विस्तार, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, संपूर्ण देश की राजनीतिक व्यवस्था किसके द्वारा संचालित की जाती है? नौकरशाही के द्वारा ही संचालित की जाती है। जो हमारे राजनेता होते हैं, यह राजनेता तो नीतियां बनाते हैं, विधियां बनाते हैं, यह प्रशासकीय अधिकारियों को आदेश देते हैं। तो पूरे प्रशासनिक तंत्र का कार्य जो किया जाता है वह नौकरशाही के द्वारा किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि कार्यपालिका दो होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका हर 5 साल के बाद बदलती रहती है, लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जैसे कि नौकरशाही, यह एक निश्चित अवधि तक अपने पद पर बनी रहती है। यानी कि एक बार यह नियुक्त हो जाते हैं, नौकरशाही के एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो एक निश्चित आयु तक बने रहते हैं, और सारे कार्यों को, प्रशासकीय कार्यों को इसी नौकरशाहियों के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि यही समाज के लिए विकास का कार्य करते हैं, यही सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, यही प्रशासकीय कार्य करते हैं, और जनता तक यही सरकार की नीतियों को पहुंचाते हैं। जनता का विकास भी, यानी कि जन कल्याण के कार्य भी इस नौकरशाही के द्वारा किया जाता है।
सरकार तो केवल आदेश देती है, जो नेता होते हैं या जो मंत्रीगण होते हैं या केवल आदेश देते हैं, सारे कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। तो नौकरशाही का विस्तार होने लगता है, नौकरशाही का प्रत्येक क्षेत्रों में विस्तार होता है, प्रत्येक कई विभाग स्थापित किए जाते हैं, हर विभागों का एक प्रमुख होता है, एक अध्यक्ष होता है और सचिव होता है, और जो नागरिकों के विभिन्न पक्ष हैं, जो जन कल्याण के विभिन्न पक्ष हैं, उन विभिन्न पक्षों के अनुसार विभागों का गठन करके कार्यों को संपादित किया जाता है। तो नौकरशाही भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस टॉपिक को लेकर कहीं भी आपको कोई समस्या उत्पन्न होती हो या कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा राजनीतिक आधुनिकीकरण के तत्व, प्रतिमान और अभिकरण। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।